जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। एक बार फिर आपका स्वागत है और आज हम बात कर रहे हैं भी हिस्ट्री के अंदर आप बेस्ट से बेस्ट आंसर कैसे लिख सकते हो। और इसके लिए मैं आपको दिखा रहा हूं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की लास्ट ईयर यानी 2022 की बोर्ड परीक्षा के एक टॉपर बच्चे की कॉपी जिसके पूरे में से पूरे मार्क्स आए हैं। तो आप भी देखिएगा उस बच्चे ने किस प्रकार से लिखा, आप भी इससे कुछ चीजें सीख सकते हो और इससे कहीं ज्यादा बेस्ट आंसर है, बेस्ट क्वालिटी है वो आप अपनी एग्जाम की कॉपी में आंसर शीट के अंदर दे सकते हो। नवरात्रा चल रहे हैं, माता रानी का आशीर्वाद आप सबको प्राप्त हो रहा है। वीडियो को आगे स्टार्ट करूं उससे पहले एक बात और आपको बताना चाहूंगा। कई बार ऐसे कमेंट आते हैं भी सर आप ये बात बता दीजिए, ये टॉपिक बता दीजिए, जबकि वो बातें सारी चैनल पर पहले किसी न किसी वीडियो के माध्यम से बता चुकी होती है। लेकिन ये आपको सूचना इसलिए नहीं मिल पाती है क्योंकि आपने वो चैनल है, ये अपना जो चैनल है वो सब्सक्राइब नहीं किया है। सब्सक्राइब करने का मतलब ये होता है भी जैसे ही वीडियो कंटेंट यहाँ YouTube पर अपलोड होता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाता है। जब आप अपनी YouTube ओपन करते हो तो आपको वीडियो ऊपर मिल जाता है। तो अगर आप चाहते हो आपको तुरंत आपको सारा नोटिफिकेशन मिल जाए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अब बात को आगे बढ़ाते हैं। और पिछली बार पेपर हुआ था 11 अप्रैल 2022 को, वो सोमवार था उस दिन। और इस बच्चे के ये केजिंग आप देख सकते हो फ्रंट पेज के ऊपर। इस बच्ची के 80 में से 80 मार्क्स हैं वो आए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। और आपने लास्ट ईयर का पेपर देख भी लिया होगा और देखना भी चाहिए, अच्छे क्वेश्चन थे, रिपीट भी हो सकते हैं एक दो क्वेश्चन। पहला खंड आ गया आपका ऑब्जेक्टिव का। पहला ही प्रश्न था मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था, तो चंद्रगुप्त लिख दिया। प्राचीन काल में मंदसौर को किस नाम से जाना जाता था, दशपुर के नाम से। प्रभावती गुप्त किस वंश की प्रसिद्ध शासिका थी, वाकाटक आ गया। किताबुल हिंद पुस्तक का लेखक कौन था, अल बिरूनी। जो सही आंसर थे बस ऑप्शन के साथ वो लिख दिए। मगध की राजधानी है वो पाटलिपुत्र थी। मिट्टी से बने हल के प्रतिरूप किस स्थल से प्राप्त हुए थे, बनावली से प्राप्त हुए थे। तो प्रश्न नहीं लिखने हैं, सीधे उत्तर लिखने हैं। और कितना साफ सफाई से बच्चे ने उत्तर लिखा है। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु कौन थी, मुहर थी। 1857 की क्रांति के समय मुगल सम्राट कौन था, बहादुर शाह जफर। बंगाल में इस्तमरारी बंदोबस्त कब लागू हुआ था, तो वो लागू हुआ 1793 में। और बच्चे ने सही आंसर लिख दिया। अकबर के काल का सरकारी इतिहासकार कौन था, अब्बुल फजल। तालीकोटा का युद्ध कब हुआ, 1565 में। कौन से सूफी संत गरीब नवाज के नाम से प्रसिद्ध है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का नाम आ जाता है। फिर दूसरा प्रश्न रिक्त स्थान का आ गया था। प्रश्न था कि सितंबर 1939 में रिक्त स्थान विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ, तो द्वितीय लिखना था। दूसरा प्रश्न का दूसरा खालिस्तान सम्मेलन 1931 में लंदन में आयोजित किया गया था, तो गोलमेज लिखना है। तीसरा प्रश्न था कि प्लासी के युद्ध में खालिस्तान की पराजय हुई, तो सिराजुद्दौला की पराजय हुई, तो सिराजुद्दौला इसका सही उत्तर। चौथा प्रश्न था अखिल भारतीय जनगणना का पहला प्रयास रिक्त स्थान में किया गया, तो उत्तर 1872। उसके बाद में अगला प्रश्न था 1861 में खालिस्तान में गृह युद्ध प्रारंभ हो गया था, अमेरिका में हुआ था। उसके बाद में छठा रिक्त स्थान जो था 1857 में ब्रिटेन में खालिस्तान आपूर्ति संघ की स्थापना हुई, तो कपास आपूर्ति संघ की स्थापना हुई। तो देख पा रहे हो दोनों प्रश्नों के अंदर पहले में 12 ऑब्जेक्टिव थे, फिर 6 रिक्त स्थान थे। पूरे के पूरे इस बच्चे के सही हैं और पूरे मार्क्स हैं वो इसको मिले। उसके बाद में आपका तीसरा प्रश्न स्टार्ट हो जाता है एक एक नंबर वालों में। प्रश्न था महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया, तो बच्चे ने देखिए कितना अच्छे तरीके से प्रश्न की लैंग्वेज को शामिल करते हुए उत्तर लिख दिया 1942 में। अगला प्रश्न था महात्मा गांधी ने अपने सत्याग्रह के लिए नमक को मुद्दा क्यों बनाया, तो उसका उत्तर लिख दिया क्योंकि नमक कानून सरकार का सबसे घृणित कानून था और नमक सभी के घरों में प्रयोग होता था और इसको ऊंचे दामों में बेचा जाता था। उसके बाद अगला प्रश्न था गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण क्यों करवाया गया। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण 1911 में राजा जॉर्ज पंचम और मेरी ने के स्वागत के लिए करवाया गया था, तो किस वजह से बनाया वो आंसर लिख दिया। अवध का अगला प्रश्न था अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कब किया गया, तो 1856 में लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। देखिए हालांकि प्रश्न में कब यानी सिर्फ समय पूछा था और बच्चे को याद था भी किसके द्वारा किया गया वो भी लिख दिया। आप भी ऐसा कर सकते हो।
और वरना अगर आपको एग्जैक्ट नहीं याद हो तो सिर्फ जितनी बात पूछी है तब उतना ही आपको लिखना चाहिए। अगला प्रश्न था पांचवा भी, अंडाल कौन थी? तो अंडाल अलवार जो विष्णु भक्त है वो थी और उसने अपने आप को विष्णु की प्रेयसी बताया था। अगला प्रश्न था कि अकबर ने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह को कुल कितनी बार यात्रा है वो की? तो 14 बार यात्रा की। देखिए इस बच्चे की खासियत प्रश्न की भाषा को भी साथ में शामिल किया है, ऐसा भी अच्छा लगता है। हालांकि सिर्फ 14 बार लिखते तब भी पूरा मिलता, और आप प्रश्न की भाषा को उत्तर के साथ शामिल कर लेते हैं तब भी और उत्तर अच्छा बन जाता है। अगला प्रश्न था, इब्न बतूता ने किस शहर को भारत का सबसे बड़ा शहर बताया था? तो दिल्ली को भारत का सबसे बड़ा शहर बताया था। शाहजहां के सबसे बड़े पुत्र का क्या नाम था? तो वो दारा शिकोह था, इस प्रश्न में लिख दिया। और आप देखते जा रहे हो सारे प्रश्न इस बच्चे के सही होते जा रहे हैं। मनु स्मृति का संकलन कब किया गया था? 2000 ईसा पूर्व से 2000 ईस्वी तक किया गया। अगला प्रश्न था, मनु स्मृति में पैतृक संपत्ति के बंटवारे के संबंध में स्त्रियों के लिए क्या प्रावधान किया गया था? तो बंटवारे के संबंध में स्त्रियों के लिए प्रावधान था कि पति से छुपाकर गुप्त धन अर्जित नहीं कर सकती है। अगला प्रश्न था, बहिर्विवाह पद्धति से आप क्या समझते हैं? तो बच्चे ने पहले पॉइंट बना लिया बहिर्विवाह पद्धति, और फिर लिख दिया गोत्र से बाहर विवाह करने को ही बहिर्विवाह पद्धति में रखा जाता है। ये भी सही इस बच्चे का। अगला प्रश्न है कि जॉन मार्शल ने सिंधु घाटी में एक नवीन सभ्यता की खोज की घोषणा कब की? तो लिख दिया प्रश्न की भाषा शामिल करते हुए 1924 में। तो खंड 1 पूरा हो जाता है और खंड ब की तरफ रुक करते हैं 2-2 नंबर वालों में। प्रश्न भी रिपीट कर ही देता हूं साथ में। आपको एग्जाम में प्रश्न नहीं लिखने हैं, सीधा उत्तर से लिखना स्टार्ट करना है, प्रश्न संख्या सही लगानी होती है। चौथा प्रश्न था, अंग्रेजों द्वारा भारत के सार्वजनिक भवनों में नव शास्त्रीय शैली का प्रयोग क्यों किया गया? तो इसने हेडिंग बनाकर नव शास्त्रीय शैली और उसका जो बातें लिखनी थी, अब मैं यहाँ थोड़ा टाइम नहीं लगाऊंगा, आप इसको पढ़ सकते हो वीडियो को रोककर। नव शास्त्रीय शैली के बारे में लिख दिया भी क्यों किया, और पूरा सही तो 2 में से 2 मार्क्स। पांचवा प्रश्न था, 1857 के विद्रोह में विद्रोहियों द्वारा हिंदू मुस्लिम एकता के लिए क्या क्या कदम उठाए गए? किन्हीं 2 का उल्लेख कीजिए। तो बच्ची ने 2 का उल्लेख है वो कर दिया आपके सामने, इस प्रकार से देखिएगा, और पूरे में से पूरे मार्क्स मिले हैं। अगला प्रश्न था आपका, 1857 के विद्रोह के समय भारतीय सैनिकों में असंतोष के क्या कारण थे? किन्हीं 2 का उल्लेख कीजिए। तो इस बच्चे ने 1857 के समय असंतोष के कारण निम्न है, पहले हेडिंग बना दी, बहुत प्यारा आंसर लिखे हैं बच्चे ने। ये पहला कारण बता दिया, फिर दूसरा कारण है वो बता दिया। अगला प्रश्न था 7वां, रैयतबाड़ी व्यवस्था इस्तमरारी बंदोबस्त से किस प्रकार भिन्न थी? ये बताना था 2 नंबर में। तो इसने पहले रैयतबाड़ी व्यवस्था है वो लिख दी, और उसके बारे में इस्तमरारी बंदोबस्त है उसके बारे में उल्लेख कर दिया। तो दोनों के बारे में लिख दिया, मतलब डिफरेंस है वो हो गया। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न था अगला जो बच्चे ने किया है वहीं से बात करेंगे भी, कौन सा किया है? संथाल किया है। सो संथाल विद्रोह के क्या कारण थे, ये प्रश्न था। हेडिंग बना दी विद्रोह के कारण, और फिर जो क्योंकि 2 नंबर का प्रश्न था तो 2 पॉइंट बना दिए, और उसके आधार पर इसके पूरे में से पूरे मार्क्स भी मिल गए। और अगला प्रश्न इसने 9वां किया है, जो प्रश्न इस प्रकार से था, आप कैसे कह सकते हैं कि विजयनगर के प्रधानमंत्री राम राय द्वारा सुल्तानों के प्रति अपनाई गई जो नीति थी वो जोखिम पूर्ण थी? भी इसके बारे में बताना था। तो इस बच्चे ने पूरा देखिए कितना अच्छे से एक्सप्लेन किया है भी किस वजह से, और लास्ट में कह दिया भी ये सब राम राय की नीति के कारण है वो हुआ। 2 में से 2 मार्क्स। बहुत, इसका मतलब इस बच्चे का बहुत इंटरेस्ट रहा होगा इतिहास विषय में, इतना प्यारा आंसर लिखा है। अगला प्रश्न है 10वां के, विजयनगर शासकों की स्थापत्य कला के कौन कौन से तत्व तुर्क सुल्तानों द्वारा प्रवर्तित स्थापत्य से प्रभावित थे? तो 2 रीजन लिख दिए। और वास्तव में जब इंटरेस्ट होता है तो उत्तर अपने आप ही अच्छे हो जाते हैं। कई बार ऐसा होता है आपके टोटल 5 सब्जेक्ट है, किसी बच्चे का एक सब्जेक्ट में बहुत इंटरेस्ट होता है तो वो उसमें के अंदर बहुत शानदार स्कोर करता है, और किसी में इंटरेस्ट नहीं हो पाता तो उसमें उतना स्कोर नहीं कर पाता। हर बच्चे का अपना अपना इंटरेस्ट होता है, और कई बच्चों का सभी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट होता है तो बहुत प्यारे मार्क्स है वो प्राप्त कर लेते हैं। सारा खेल इंटरेस्ट का है, जो किसी दुकान पर नहीं मिलता, हमारे अंदर से निकलता है, और नहीं निकले तो अंदर क्रिएट करना होता है। और जब आप बार बार किसी से मिलते हो, बार बार किसी से बात करते हो, तो अपने आप ही प्रेम हो जाता है उस सब्जेक्ट से।
अगला प्रश्न है सूफी संतों की लोकप्रियता के क्या कारण थे। तो हेडिंग बना दी सूफी संतों की लोकप्रियता के कारण, और 1 2 3 4 कारण हैं वो बच्चे ने लिख दिए। हालांकि प्रश्न में नहीं पूछा है अभी कितने बताने हैं, 2 ही लिखते तब भी पूरे मिलते, लेकिन इस बच्ची ने 4 है वो कारण यहां पर लिखे हैं और पूरे में से पूरे मार्क्स हैं वो प्राप्त किए हैं। अगला प्रश्न है 12वां प्रश्न किया है बच्चे ने, इब्न बतूता भारतीय डाक प्रणाली को देखकर चकित क्यों रह गया। बहुत ही शानदार प्रेजेंटेशन देखिएगा, डायग्राम सा बनाकर डाक प्रणाली दोनों के नाम लिख दिए किस प्रकार से, और दोनों के बारे में ये सारी चीजें हैं वो एक्सप्लेन कर दी। बहुत ही प्यारा, बहुत कुछ सीख सकते हो इस कॉपी से। इस कॉपी को देखकर आनंद की अनुभूति होती है भी, आप कैसे प्यारे प्यारे उत्तर लिख सकते हो, और टीचर को अपने आप पता चल जाता है भी वास्तव में इस बच्चे को इस सब्जेक्ट से प्रेम है। अगला प्रश्न था इब्न बतूता सिंध कब पहुंचा और उस समय दिल्ली का सुल्तान कौन था। 2 नंबर का था, तो तारीख बता दी कब पहुंचा और उससे जुड़ी हुई तथ्य भी इसने बता दिए, और वहां का सुल्तान कौन था। तो हालांकि सिर्फ सन और सुल्तान का नाम लिखते तब भी पूरे में से पूरे मिलते, और इस बच्चे ने कुछ चीजें साथ में ऐड भी कर दी उससे रिलेटेड, ये भी बहुत अच्छा तरीका। अगला प्रश्न था कि गोत्र व्यवस्था के 2 नियम लिखी। तो गोत्र व्यवस्था के 2 नियम है वो क्लियर कर दिए, पूरे में से पूरे मार्क्स। अगला प्रश्न था 15वां कि 6ठी शताब्दी ईस्वी से सोने के सिक्के मिलने कम क्यों हो गए। इस प्रश्न का उत्तर है वो लिख दिया और सही, तो पूरे में से पूरे मार्क्स हैं वो मिल गए बच्चे को। 16वां प्रश्न था सिंधु घाटी सभ्यता में प्रचलित बाटों की कोई 2 विशेषताएं बताइए। तो हेडिंग बना दी पहले भी, और उसके बाद में एक विशेषता और उसके बाद में दूसरी विशेषता, क्योंकि ये बीच में कॉपी के साथ अटैच करते हो ना, धागे से मैप आ गया, तो वो मैप जहां बच्चे का अटैच किया हुआ फिर वहीं से कॉपी को स्कैन कर लिया था। ये इसके रोल नंबर भी आपको दिख ही गए। और जो आपका मैप का प्रश्न था भी, इसमें पिछली बार ऐतिहासिक स्थलों की बात करें तो एक प्रश्न था भी जिसमें सूरत, अजमेर, मेरठ और कटक बताने थे, अथवा में जबलपुर, झांसी, अलीगढ़ और अंबाला वाला था। तो इस बच्चे ने पहले वाला सूरत, अजमेर, मेरठ और कटक को इस मैप के अंदर प्रदर्शित किया है, और देखिएगा पूरे में से पूरे मार्क्स हैं वो इस बच्चे को मिले हैं। अगला प्रश्न, क्योंकि अपना जो प्रश्न चल रहा था सिंधु घाटी सभ्यता में प्रचलित बाटों की 2 विशेषताएं, तो एक विशेषता पहले आ गई थी, ये बीच में कॉपी का मैप अटैच है, समझ गए ना, कॉपी तो कंटिन्यू चल रही है। ये दूसरा आ गया और सही है, तो पूरे में से पूरे मार्क्स। फिर हम सेक्शन 3 की तरफ बढ़ते हैं, और इसमें 3-3 नंबर के प्रश्न हैं। और आपको पता है लास्ट ईयर क्योंकि 3 नंबर वाले प्रश्नों में अथवा थे, और इस साल आपको पता है 2023 की बोर्ड परीक्षा में 3 नंबर वाले प्रश्नों में अथवा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ चौथे सेक्शन के अंदर है। तो इस बच्चे ने जो प्रश्न किया है कि 16 महाजन पदों में मगध के उत्थान के कोई 3 कारण लिखिए। 3 नंबर का था, और ये प्रश्न है उसके तीनों कारण हैं वो इस बच्चे ने देखिए इस प्रकार से लिखे, और पूरे में से पूरे मार्क्स मिले। लास्ट ईयर इसके यहाँ एक प्रश्न और भी था, अथवा वाला था कि अभिलेखों से जानकारी प्राप्त करने में किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, किन्हीं 3 का उल्लेख कीजिए। तो इस बच्चे ने महाजन पद वाला कर दिया। आपको फिर बता रहा हूं इस साल 3 नंबर वालों में कोई अथवा नहीं मिलेगा, क्योंकि लास्ट ईयर 30% सिलेबस कम था ना, और इस बार तो पूरा सिलेबस आ रहा है, और वो कोविड की वजह से था। अब आपको यहाँ ये है भी, भले ही ये कॉपी 2022 की है, लेकिन हम यहाँ क्या सीख रहे हैं, उत्तर लिखने का अच्छा तरीका क्या है, प्रेजेंटेशन किस प्रकार से करनी होती है, ये यहाँ पर सीख रहे हैं। पेपर में प्रश्न क्या थे, सिलेबस कम था ज्यादा था, वो हमारा यहाँ कोई मुद्दा है वो नहीं है। आगे बढ़े तो अगला इस बच्चे ने 18वां जो प्रश्न किया, सिंधु सभ्यता के गृह स्थापत्य की कौन कौन सी विशेषताएं आज भी प्रासंगिक है, ये प्रश्न किया है। और देखिए कितना सुंदर साफ साफ सुपाटे अक्षरों में पहले उसकी बात लिख दी, फिर वर्तमान में उसका क्या प्रासंगिकता है, ये सारी बातें इस बच्चे ने यहाँ पर क्लियर कर दी। इसके साथ अथवा में एक प्रश्न था लास्ट ईयर, आप कैसे कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के निवासियों का सुदूर क्षेत्रों से संपर्क था, तो किसी बच्चे ने यह भी किया होगा। अगले प्रश्न की तरफ रुख करें तो प्रश्न 19वें में था, एक तो प्रश्न ये था भी विजयनगर साम्राज्य में महानवमी डिब्बे का क्या धार्मिक महत्व था, और अथवा में था विजयनगर साम्राज्य में
कृषि क्षेत्रों को किलेबंद भूभाग में क्यों सम्मिलित किया जाता था। इस बच्चे ने यहाँ महानवमी डिब्बे वाला जो प्रश्न है वो किया है और देखिए किस प्रकार से, कहीं थोड़ी बहुत त्रुटि हुई तो काट के सही कर दिया, उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। बस देखिए किस प्रकार से इसने अपनी भाषा में अपनी बात को लिखा है। आप उत्तर की लैंग्वेज भी जरूर पढ़ना और कहीं ना कहीं आपको लगेगा भी वास्तव में बच्चे का प्रेजेंटेशन वो अच्छा रहा है। जरूर नहीं होता हम किताब या कोई हेल्प बुक में जो लिखा है वैसा लिखें, आप उसे अपनी भाषा में अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकते हो और टीचर के ऊपर अच्छा इफेक्ट पड़ता है। 20वें प्रश्न में थे भी, आप कैसे कह सकते हैं कि औपनिवेशिक सरकार के लिए शहरों के मानचित्र तैयार करवाना उपयोगी था। ये प्रश्न किया है और इसने हेडिंग बनाकर इस प्रकार से अपने प्रश्नों के जवाब हैं वो दिए हैं। आप इनको अच्छे से रीड कर सकते हो, पढ़ सकते हो अगर पढ़ना चाहते हो। वैसे अभी तक तो आपके सब कुछ याद हो चुका होगा। चलिएगा खंड द बड़े वाले प्रश्नों की तरफ रुख करते हैं और बड़े वाले में आपको पता है 2-2 प्रश्न मिलेंगे, इस साल भी मिलेंगे। तो पहले मैं प्रश्न बता दूं क्या था। एक प्रश्न था 21वें में कि सूफी संत मत के विकास में खानका और सिलसिला की भूमिका का उल्लेख करें, और अथवा में था कर्नाटक की वीर शैव परंपरा का वर्णन कीजिए। जो बेस्ट आप लिख सकते हो या जो आपको दोनों याद हो लेकिन आपको लगता है मैं ये प्रश्न करना चाहूंगा या चाहूंगी, तो आप अपना चूज कर सकते हो। तो इस बच्चे ने कर्नाटक की वीर शैव परंपरा का चयन किया और इसके बारे में इसने देखिए कितने प्यारे से तरीके से अपनी प्रेजेंटेशन है वो की है। और अब आप देख लें, हालांकि ये होता है 250 शब्दों में लिखें, लेकिन इस बच्चे ने अपनी बात है वो अच्छे से लिखता जा रहा है और लगभग 1.5 पेज में अपनी बात क्लियर कर दी और पूरे मार्क्स मिले हैं। उत्तर की विश्वसनीयता देखी जाती है भी, उसकी क्वालिटी देखी जाती है कितना है। कई बार क्या होता है, कई बच्चे 3-3, 4-4 पेज भर देते हैं और उसमें कोई अर्थ निकलता नहीं है, तो कहाँ टीचर नंबर दे। जो लिखें शानदार लिखें। कितना अच्छा आज सीखने को मिला। 22वां प्रश्न जो था उसमें भी 2 थे। एक था प्रश्न जन नेता के रूप में महात्मा गांधी के उत्थान का मूल्यांकन कीजिए, और अथवा में था राष्ट्रीय आंदोलन में नमक सत्याग्रह के योगदान का मूल्यांकन कीजिए। तो बच्चे ने नमक सत्याग्रह वाला किया है तो उसकी हेडिंग बना दी और उसको अपने तरीके से अपने हिसाब से उसका आंसर है इस बच्चे ने यहाँ लिखे हैं। और देखिए किस प्रकार से इसकी विशेषताएं हैं वो भी इस बच्चे ने यहाँ पर क्लियर है वो की है। बहुत कुछ आज की इस कॉपी में आपको लिखने को समझने को मिला है। और बात सिर्फ इतिहास की नहीं है, अन्य विषयों की कॉपी के लिए भी यहाँ से आप बहुत अच्छे तरीके हैं वो उनका चयन कर सकते हो और उसका इस्तेमाल आप अन्य विषयों के अंदर भी कर सकते हो। तो ये 22वां प्रश्न था और इसमें से भी 4 में से 4, यहाँ इसकी कॉपी खत्म हो गई तो इसने समाप्त लिख दिया। 23वां मानचित्र वाला प्रश्न क्योंकि बीच में लगा हुआ था तो वहाँ पर अपनों ने क्लियर कर दिया है। तो देखिए अब 18 जो पेज हैं उसके अंदर पूरा पेपर है वो कंप्लीट हो गया। तो यानी पूरी कॉपी है वो भरने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती और पड़ती भी नहीं है। बस आप पेपर करते समय टाइमिंग का भी थोड़ा सा ध्यान रख लें और काटापीटी है वो नहीं करें, साफ सुपाटे अक्षरों में लिखते जाएं, अपने आप ही सब कुछ बेस्ट है वो होता जाता है। तो ये अपनी सीरीज चल रही थी भी, मैं सभी इस साल बोर्ड एग्जाम देने वाले बच्चों को लास्ट ईयर की कॉपीज, बेस्ट कॉपीज है वो आपको दिखा सकूं ताकि आपको अपने आंसर शीट को और सुंदर करने में और अच्छे से रिप्रेजेंट करने में कुछ सहयोग है वो हो सके। तो इसी कड़ी में आज अपने ने इतिहास विषय की कॉपी देखी। उसके बाद में आपको आज शाम या कल तक आपको पॉलिटिकल साइंस विषय की कॉपी है वो भी अपलोड कर दूंगा, वहाँ से भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और उसके बाद में एक चीज़ मैंने रिक्वेस्ट किया था, अभी 10वीं क्लास के बच्चों की एक एसएस की कॉपी डाली है, आप चाहें तो अपने आसपास के बच्चों को वो जरूर फॉरवर्ड कर दें, क्योंकि यहाँ अपने व्यूवर्स हैं वो 10th के नहीं है, लेकिन उन बच्चों को थोड़ा लाभ मिल जाए ये थोड़ा माइंड में था। कुछ 1-2 मैसेज आए थे तो मैंने सोचा भी चलो मैं मेरे सभी व्यूवर्स सभी बच्चों की हेल्प से चलो बना के 1-2 साइंस की भी कॉपी डाल दूंगा ताकि अधिकतम बच्चों को लाभ है वो मिल सके। क्योंकि कई बार बच्चों को ऐसे ही जानकारियां हैं वो नहीं होती भी बोर्ड में अच्छा उत्तर है वो कैसे लिखें। हालांकि बहुत ज़्यादा जो बच्चे होते हैं उनको पता भी होता है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है भी हर जगह से हमें जहाँ से भी कुछ सीखने को मिले उस ज्ञान को लपेट लेना चाहिए और उसमें अपनी तरफ से आप इम्प्रूवमेंट करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। तो आप सब बच्चों को इतिहास के एग्ज़ाम फेस्टिवल के लिए भी ढेर सारी शुभकामनाएं।
आशीर्वाद, आप सबके सपने पूरे होंगे होंगे होंगे, क्योंकि आपकी प्रेजेंटेशन बहुत शानदार है, आप खुश हैं, आप ब्लेस्ड हो। तो एक बार फिर आप सब बच्चों को शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत।